हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेलकम विद योर फेवरेट चैनल मैथ्स आसान है। और लास्ट क्लास में आपने ग्राफिकल नॉलेज ले लिए बेटा। आपको साइन एक्स और कॉस एक्स के ग्राफ बनाते आ रहे हैं अब अच्छे से। और टेन एक्स का ग्राफ मैंने आपको बोला था कि टेन एक्स का ग्राफ आप प्लॉट करके देखना, तो आई होप कि कुछ बच्चों ने ज़रूर प्लॉट करके देखा होगा। एंड जिन बच्चों ने नहीं भी देखा है एक बार समझ लेते हैं, या जिन्होंने प्लॉट किया है उसको एक बार और अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ 10x का ग्राफ आपको। तो सबसे पहले हम 10x के ग्राफ को थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरह से बनता है। y = 10x, तो आप देखोगे कि 10π/2 तो डिफाइंड ही नहीं है। जिस पॉइंट पे आपकी वैल्यू डिफाइंड ना आए उस पॉइंट पे आप क्या करो, पहले ही डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दो। ये π/2 है तो इस तरह से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दो। इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे आपका फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। सिमिलरली आप देखोगे -π/2 पे भी डिफाइंड नहीं है, तो -π/2 लिया और उस पर भी डॉटेड लाइन आपने ड्रॉ कर दी। देन यू सी कि π/4 पे जब x π/4 होता है तो आपके 10x की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे आया। एंड देन फिर जैसे जैसे ये एंगल π/3 आता है तो आपके पास √3, एंड देन π/2 पे सीधा इन्फिनिटी पे चला जाता है। मींस बहुत ही स्पीड से ग्राफ बढ़ता है। इसका मतलब है कि 60 से 90 के बीच में आपके जो 10x की वैल्यू बहुत ही स्पीड से बढ़ती है। तो मींस कुछ इस तरह से स्पीड आपको मिलने वाली है, इस तरह से। ये वाला जो पॉइंट है वो थोड़ा सा नीचे कर देते हैं हम। 10π/4 पे वैल्यू 1, इसका मतलब इसके सामने 1 हो गया, यहाँ पे √3 हो गया, और ये ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा। सिमिलरली जैसे आप नेगेटिव में एंगल्स की तरफ आओगे तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह से नज़र आएगा। तो ये 10x का ग्राफ है। यहाँ पे आप देखोगे कि 10π/4 माइनस का है, तो यहाँ पे वैल्यू -1 आएगी। -π/3 मान लो यहाँ पे एंगल, तो आपको वैल्यू यहाँ पे कहीं -√3 नज़र आएगी, ठीक है। तो दिस इज़ योर बेसिक ग्राफ ऑफ 10x। देन अब आप आगे चलोगे यदि, तो फिर आपको ये 10π पे 0 और देन 3π/2 पे नॉट डिफाइंड, ये हो जाएगा 3π/2, ये 10π पे 0। मतलब यही सेम ग्राफ उठ के यहाँ पे आ गया। ऐसे ही यदि आप पीछे आते हो तो -3π/2, ये माइनस का पाई, सही है। तो यहाँ पे ये नॉट डिफाइंड होगा, यहाँ ये नीचे की तरफ और यहाँ ये ऊपर की तरफ। तो आपको ऐसा 10x का ग्राफ नज़र आएगा। अब 10x की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक जा रही हैं देख रहे हो आप। 10x पूरा इन्फिनिटी तक जा रहा है ऊपर, और यहाँ -∞ की तरफ जा रहा है। मतलब जो 10x की वैल्यू की हम बात करेंगे तो कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है। मीन्स -∞ से लेकर +∞, ओपन इंटरवल। ओपन इसलिए क्योंकि ये कभी -∞ और इन्फिनिटी वैल्यूज़ टच नहीं करता, कोई भी रियल नंबर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्फिनिटी पे टच नहीं करेगा। हम बोलते हैं कि जब x π/2 की तरफ जा रहा है तो y नॉट डिफाइंड हो रहा है, 10x नॉट डिफाइंड हो रहा है। मतलब ये कि वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, कहीं इमेजनरी वो उसको टच कर सकता है, इमेजनरी, ठीक है। ऐसे ही -∞ की तरफ, ओके। तो आई होप कि ये ग्राफ आपको करते आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। कुछ फॉर्मूले आज हम देखने वाले हैं, आइडेंटिटीज़ देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। तो करते हैं स्टार्ट बेटा, ठीक है। और आइडेंटिटीज़ की हमें क्यों ज़रूरत पड़ने वाली है उसको भी समझते हैं, उन चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ योर 10x ग्राफ। अब मैं रब कर देता हूँ इसको। हाँ जी, तो अब देखिए बच्चों, हमने क्वाड्रेंट सिस्टम को अच्छे से समझ लिया है। क्वाड्रेंट सिस्टम हमने समझा, जो हमारी लेक्चर्स थे हमारे लेक्चर 3, 4 एंड 5, इन तीनों ही लेक्चर्स में हमने क्वाड्रेंट सिस्टम को अच्छे से समझ लिया है। अब सपोज़ करो मैं ये कह देता हूँ कि हमें जो वैल्यूज़ निकालनी है, जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं, साइन ऑफ 75 डिग्री। हमने क्वाड्रेंट सिस्टम में वैल्यूज ही निकाली थी,
और समझा था कि कौन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। तो अब मेरे पास एक छोटा सा एग्जांपल है कि भाई साइन 75 डिग्री पे मुझे वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब यदि मैं क्वाड्रेंट सिस्टम की हेल्प से इसको ब्रेक करता हूँ एंगल को, और क्वाड्रेंट सिस्टम की हेल्प का मतलब होता है कि आप यहाँ पे जो एंगल यूज़ करेंगे वो क्वाड्रेंट वाला होगा। क्वाड्रेंटल वाला मतलब क्वाड्रेंट वाला मीन्स क्वाड्रेंटल एंगल 90, 180, 270 और 360, ठीक है। तो क्वाड्रेंट सिस्टम की पहली ही बात ये रहती है कि आपका जो यहाँ पे एंगल हो वो एक क्वाड्रेंटल एंगल हो। तो यदि मैं यहाँ पे 90 यूज़ करता हूँ तो हमें क्या मिलने वाला है, देखें ज़रा, 90 - 15, बट 90 - 15 हमें क्या देगा, देखो साइन 90 - थीटा तो कॉस थीटा होता है, मीन्स यू आर गेटिंग कॉस 15 डिग्री। बट क्या हमें कोई फ़ायदा हुआ, हम साइन 75 से कॉस 15 पे आ गए, ना तो हमें साइन 75 पता है डायरेक्टली न्यूमेरिकल वैल्यू, और ना ही हमें कॉस 15 पता है। तो जहाँ कहानी थी वहीं पे आके रह गई, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें साइन 75 की न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, तो इसलिए अब क्वाड्रेंट सिस्टम की हेल्प से यदि मैं इस एंगल को ब्रेक कर रहा हूँ तो मुझे अभी भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं मिल पा रही। तो उस न्यूमेरिकल वैल्यू को अचीव करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, इसको दो नॉन एंगल्स में ब्रेक करने वाले हैं। नॉन ऐसे एंगल जिन पे हमें वैल्यूज़ पता हैं, ठीक है। तो यदि मैं इसको ऐसे ब्रेक करता कि 45 + 30, यदि मैं इसको 45 + 30 में ब्रेक करता हूँ तो अब क्वाड्रेंट सिस्टम एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्वाड्रेंट सिस्टम तो बोलता है कि 90, 180, 270 या 360 चाहिए। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो दो एंगल्स हैं वो कोई भी दो एंगल्स हैं, फॉर एग्जांपल ए और बी, है ना। ये कोई भी दो आर्बिट्रेरी एंगल्स हैं, ए और बी। तो इसलिए अब मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है किस बात की, कि साइन a + b क्या होता है। अब मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है एक आइडेंटिटी विच इज़ साइन a + b, तभी मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर पाऊँगा। और साइन कोई बेटा ऐसा ऑपरेटर नहीं है कि साइन दिस मल्टीप्लाई कर दिया और ये इससे मल्टीप्लाई, नहीं, साइन के अंदर कभी भी ऐसे मल्टीप्लाई तो होती ही नहीं है। तो जब हम ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो फिर हमारे पास क्वेश्चन उठता है कि सर क्या वैल्यू होगी साइन a + b की। तो इसके लिए अब हमारे पास आ जाती है आइडेंटिटीज़, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ ऑफ साइन a + b। फर्स्ट ऑफ ऑल साइन a + b, तो साइन a + b का जो आइडेंटिटी है वो आपको याद रखनी है। प्रूफ इज़ नॉट रिक्वायर्ड, प्रूफ इज़ नॉट रिक्वायर्ड। हाँ, याद करने का एक छोटा सा वे आप बना सकते हैं, क्या कि साइन जो है ये एक फ़नी वे भी है और याद करने का एक आसान तरीका भी है। साइन जो है वो एक अच्छा बच्चा है। साइन कैसा बच्चा है, अच्छा बच्चा है। साइन को शेयरिंग करनी आती है। साइन जो है वो एक अच्छा बच्चा है, अच्छा इन द सेंस कि वो शेयरिंग करता है। बट कॉस जो है वो गंदा बच्चा है, वो शेयरिंग नहीं करता, ऐसे सोच लो। तो साइन शेयरिंग करेगा, किसके साथ शेयरिंग करता है, वो कॉस के साथ ही शेयरिंग करता है। बेशक वो कॉस गंदा बच्चा हो, बट साइन क्योंकि इतना अच्छा है कि वो ये चीज़ नहीं देखता कि कॉस अच्छा है या गंदा, वो अपना बस शेयरिंग करने के लिए तैयार है। बिकॉज ऑफ शेयरिंग इज़ केयरिंग। वेरी गुड। तो ना, तो साइन जो है शेयरिंग करता है किस तरह से, देखो कि साइन कहता है कि भाई देखो एक एंगल मुझे दे दो और दूसरा तुम ले लो साथ में। तो साइन a cos b प्लस है तो प्लस साइन के साथ चलेंगे, बट साथ में ये भी कहता है कि एक बार मैं a लूँगा तो दूसरी बार मैं b लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लिया साइन a cos b प्लस cos a साइन b। साइन ने पूरी तरह से शेयरिंग की है। a एंगल लिया तो b cos को दिया, जब b एंगल लिया तो a cos को दिया, ठीक है ना। तो साइन a + b का क्या फॉर्मूला है, क्या आइडेंटिटी है, साइन a cos b प्लस cos a साइन b। सिमिलरली जब मेरे पास साइन a - b आता है, साइन a - b, फिर से साइन शेयरिंग करेगा इसी तरह से, तो क्या आ जाएगा बोलो बच्चों, साइन a cos b माइनस cos a साइन b। साइन a - b का क्या फॉर्मूला हो गया है, साइन a cos b माइनस का cos a इंटू
साइन बी। ये हो गया हमारे पास आइडेंटिटीज साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी की। सिमिलरली ये जो क्वेश्चन हमने साइन के लिए उठाया है, यही बात कॉस के लिए भी तो आ सकती है। तो इसका मतलब हमें कॉस में भी आइडेंटिटी चाहिए होंगी, ठीक है। सो हमारे पास कॉस के लिए भी आइडेंटिटीज है, बट अभी मैंने तुम्हें बताया कि कॉस कैसा बच्चा है, गंदा बच्चा है। तो कॉस शेयरिंग नहीं करेगा, वो कहेगा कि भैया प्लस और मिल गया, उसको प्लस मिल गया मतलब उसको तो काफ़ी प्रॉफिट हो गया है। ऐसे सोचो कि कॉस जो गंदा बच्चा है उसको एंगल में यहाँ पे बीच में क्या मिला है, प्लस, तो मतलब उसको तो और ज़्यादा प्रॉफिट हो गया है। गंदा तो है ही है, साथ में प्रॉफिट भी हो रहा है, तो सब कुछ पूरा हड़पने की कोशिश में रहेगा वो, ठीक है। तो कैसे हड़पेगा कि वो दोनों एंगल्स ले लेगा, कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी। और फिर साइन कहेगा कि यार देखो मैंने तुम्हारे साथ शेयरिंग तो करी थी, तो ये क्या करेगा, ये तो कमीना है, गंदा बच्चा है, ठीक है ना। तो ये कहेगा ठीक है तू भी ले, तू दोनों एंगल्स ले, साइन ए साइन भी ले, मुझे तो प्रॉफिट हो रहा है, तुझे एक काम करता हूँ, तुझे लॉस में भेज देता हूँ, तुझे लॉस में भेज देता हूँ, क्योंकि ये कैसा बच्चा है, गंदा बच्चा। तो उसने शेयरिंग भी नहीं करी और साइन को बेचारे को पूरा लॉस में भेज दिया। तो मतलब फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन गया आपके पास, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। सिमिलरली अब क्या आया, कॉस के साथ ए माइनस, तो ऊपर वाला भी तो किसी बला का नाम है, बोल सकते हैं, है ना। तो उसने क्या सोचा कि भाई कॉस जो है बड़ी ही जाती कर रहा है, कॉस जो है बड़ा ही गंदा बच्चा है, एक काम करते हैं उसका नुकसान कर देते हैं। मतलब ऊपर वाले ने कॉस के साथ क्या किया, वो नुकसान कर दिया, मतलब थोड़ा सा गंदा कर दिया है, ठीक है। तो कॉस के साथ तो यहाँ पे गंदा कर दिया, बट साइन के साथ थोड़ा अच्छा भी करेगा, क्योंकि साइन तो अच्छा बच्चा है। तो ऊपर वाले ने साइन को कर दिया फ़ायदा, कॉस का यहाँ पे कर दिया नुकसान। बट कॉस जो है कलयुग तो है ही भाई, कॉस जो है गंदा बच्चा है, तो वो कहेगा ठीक है भाई, ऊपर वाले ने यहाँ पे तो नुकसान कर दिया, बट मैं अपना नुकसान यहाँ पे नहीं होने दूंगा, ठीक है ना। तो वो क्या करेगा, कॉस ए इंटू कॉस बी को रखेगा, फिर भी पॉजिटिव ही अपने आप को, हाँ साइन के साथ ऊपर वाले ने कुछ अच्छा कर दिया है अब इस बार, तो साइन ए इंटू साइन बी पॉजिटिव में आ गया। शेयरिंग अभी भी नहीं करेगा, शेयरिंग कॉस अभी भी नहीं करेगा, आर यू गेटिंग। तो दिस इज कॉस ए माइनस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ तो हो गया इसका लॉस ऊपर वाले की वजह से, ठीक है, और यहाँ पे मिल गया इसको फ़ायदा, बट कॉस को लॉस यहाँ पे होगा, यहाँ पे नहीं होगा, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये आइडेंटिटी साइन और कॉस वाली अब आपको याद रखनी होंगी। क्लियर है बच्चों, ओके। तो पहले अब इन आइडेंटिटीज़ के ऊपर एक दो एग्जांपल्स देखते हैं, एंड देन फिर आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर 10 वाली आइडेंटिटीज़ पे भी आएंगे हम, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करता हूँ कि 10 की आइडेंटिटी भी आज बता दो, बट उसके लिए पहले एग्जाम्पल से हम स्टार्टिंग करेंगे, तो कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं, ठीक है। तो लेट्स टेक कि जैसे अभी हमें साइन 75 ही निकालना था, तो अब मैं साइन 75 निकाल पाऊँगा क्या, देखते हैं। तो दिस इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 45 प्लस 30, दोनों नॉन एंगल्स इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि हमें उन एंगल्स पे वैल्यूज़ तो निकालनी पड़ेंगे ना, ठीक है। सो दिस इज नाउ साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी लगाओ बेटा, साइन ए इंटू में ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू में ए साइन बी, विच इज इक्वल्स टू साइन 45, ये तो समझ में आ गया ना, ये ए है ये बी है, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन 45 1/√2, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 और साइन 30 1/2। तो आपके पास क्या आंसर आ गया बेटा, दिस इज √3 प्लस का 1/2√2। तो ये हो गया आपका आंसर। तो साइन 75 की वैल्यू आपको मिल गई। इसी तरह से मान लो अब आपसे पूछा जाता है कॉस ऑफ 105 डिग्री, कॉस ऑफ 105 डिग्री, ठीक है। तो कॉस 105 पे वैल्यू निकालनी है हमें, तो 105 को ब्रेक करने का सोचो, 60 प्लस 45, वेरी गुड। तो दिस इज 60 प्लस 45 में हम ब्रेक कर देते हैं,
तो कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी बन गई, कॉस ए प्लस बी। कॉस गंदा बच्चा, यहाँ पे प्रॉफिट मिला तो पूरा का पूरा वो साइन को नुकसान में भेज देगा, मतलब लॉस में भेज देगा, माइनस आ जाएगा। तो दिस इज कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए नहीं करता, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस देगा साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू में साइन बी। ओके है, सो दिस इज इक्वल टू कॉस 60 कितना आया, कॉस 60 इज 1/2, दिस इज 1/√2 माइनस साइन 60 √3/2 और इनटू में ये 1/√2। देखना बेटा कोई वैल्यू मैं गलत ना पुट कर दो, कई बार हो जाती है मिस्टेक। तो ऊपर भी सही रखी है ना वैल्यू मैंने, साइन 45 कॉस 30 जो होता है वो साइन 60 वाली वैल्यू लेता है, और ये हो गया साइन 30 हो गया, ठीक है। नीचे भी सही है ना। अपने पास क्या आ गया 1 माइनस का ये √3 अपॉन में नीचे क्या आ जाएगा 2√2, ये हो गया तुम्हारा आंसर। जैसे 1 माइनस √3/2√2 आप देख रहे हो, √3 जो नंबर होता है 1 से बड़ा होता है 1.732, तो 1 में से माइनस हो रहा है 1.732। इसका मतलब ये कैसी वैल्यू देने वाला है आपको, नेगेटिव। क्यों देने वाला नेगेटिव, क्योंकि एंगल देख रहे हो आप कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसी वैल्यू लेता है आपको, कैसी वैल्यू देता है आपको, नेगेटिव, ठीक है। तो वो एक नेगेटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव नंबर्स हैं यहाँ पे। तो ओके, तो आई थिंक ये आइडेंटिटीज आपको याद भी हो गई होंगी, है ना, आराम से ना। वेरी गुड। सो नाउ अब हम 10 की आइडेंटिटीज पे भी आई जाते हैं। तो इसी तरह से यदि 10 में क्वेश्चन आ जाता है कि 10 75 होता या 10 105 डिग्री होता, ठीक है, तो हम कैसे वैल्यू निकालेंगे। तो इसमें भी 10a प्लस बी आ जाएगा। चाहे तो 10a प्लस बी वाली आइडेंटिटी आप ऐसे भी देख सकते हो कि दिस इज साइन a प्लस बी अपॉन में कॉस a प्लस बी, साइन a प्लस बी अपॉन में कॉस a प्लस बी, ऐसे देख सकते हो कि दिस इज इक्वल्स टू साइन a प्लस बी अपॉन में कॉस a प्लस बी। अच्छा, अब इनके फॉर्मूले लिखो, साइन a कॉस b प्लस में ये कॉस a साइन b अपॉन में कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। अब मैंने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को डिवाइड कर दिया, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस a इंटू कॉस b, ठीक है। क्यों डिवाइड कर दिया, क्योंकि 10 की जो आइडेंटिटी हम जनरली यूज़ करते हैं वो 10 की टर्म्स में यूज़ करते हैं, मतलब साइन और कॉस में यूज़ नहीं करते। किसकी टर्म्स में करते हैं हम, 10 के टर्म्स में। तो इन सभी टर्म्स को 10 में चेंज करने के लिए मैंने क्या किया है, कॉस a इंटू कॉस b से डिवाइड किया है, ठीक है। तो देखते हैं अब क्या बचता है। इसको डिवाइड किया कॉस a कॉस b से, कॉस b चला जाएगा, साइन अपॉन कॉस 10a, फिर प्लस इधर क्या बचेगा, देखो कॉस a गया 10b अपॉन में ये हो जाएगा पूरा का पूरा 1 माइनस ये हो जाएगा 10a इंटू में ये 10b, तो 10a इंटू में ये 10b। तो ये फाइनली आ गए किसका, 10a प्लस b की आइडेंटिटी। तो मैं कुछ इस तरह से यहाँ पे लिख देता हूँ फ़िलहाल, दिस इज इक्वल्स टू 10a प्लस b। तो 10a प्लस b की आइडेंटिटी भी हमें याद रखनी है, क्योंकि हम बार बार इस तरह से ड्राइव करके नहीं देखेंगे, इतना टाइम नहीं है हमारे पास पेपर के अंदर कि हम बार बार आइडेंटिटी को ड्राइव करें। तो इसलिए एक बार ड्राइव करना सीख गए आप, उसको फिर याद रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस में हमें फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्ड होंगे ये फॉर्मूले, ठीक है। तो 10a प्लस बी का आइडेंटिटी क्या बन गई है, 10a प्लस 10b। ऐसे सोचो कि 10 अंदर मल्टीप्लाई हुआ, 10a प्लस 10b आया पहले, तो अपॉन में क्या आएगा, जो साइन ऊपर है उसका अपोजिट साइन। और यहाँ ये जो इस पोजीशन है ना, ये वाली पोजीशन 10 के फॉर्मूलों में ये वाली पोजीशन तो फिक्स ही कर लो भाई कि यहाँ पे 1 आता है। इस वाली पोजीशन पे क्या आता है, 10 वाले फॉर्मूलों में 1 आता है, ठीक है, ऐसे याद रख लो बिल्कुल। अब 10a माइनस बी, तो सिमिलरली 10a माइनस बी को भी आप ड्राइव कर सकते हो, बट दिस टाइम आई एम नॉट गोइंग टू ड्राइव दैट फॉर्मूला। तो यू हैव टू रिमेंबर इट, यू हैव टू लर्न इट। 10a माइनस बी माइनस वाले केस में ऐसे ही जैसे यहाँ पे प्लस वाले केस में सोचा था, ऐसे ही माइनस वाले में सोचो आप कि 10 पहले मल्टीप्लाई हो गया टाइप, ऐसा रफली सोच लो कि 10a माइनस 10 भी देगा, अपॉन में क्या देगा, बट नीचे वाला पहला जो प्लेस है वो तो फिक्स कर दो भाई, क्या 1 प्लस
प्लस क्यों? क्योंकि इसका अपोजिट साइन आना है, जो साइन ऊपर है उसका अपोजिट साइन नीचे आएगा, ठीक है। प्लस tan A इंटू में tan B, ये फॉर्मूला हो गया, ये आइडेंटिटी हो गई tan A प्लस B और tan A माइनस B, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इनके ऊपर। tan 13 पाई बाय 12, मान लो अब मुझे वैल्यू निकालनी है tan 13 पाई बाय 12 के, ठीक है। 13 पाई बाय 12 को यदि आप डिग्रीज में देखना चाहोगे, तो ये होता है 195 डिग्री। 195 कैसे? थोड़ा सा ऐसे सोचो कि पाई मतलब 180 डिग्री डिवाइड बाय 12, 180 डिवाइड बाय 12 पाई बाय 12, ठीक है, ये होता है 15 डिग्री। 180 बाय 12 15 डिग्री, 15 मल्टीप्लाइड बाय 13, 15 मल्टीप्लाइड बाय 13 तो 195 होता है, ठीक है। ऐसे सोच लोगे जल्दी से। तो 195 एंगल को कैसे ब्रेक करें? 195 180 से ज़्यादा है, 180 से ज़्यादा है, ठीक है। तो 180 से जब ज़्यादा है तो आप इसको पहले तो 180 पे ब्रेक कर लो, 180 प्लस 15। तो अभी फ़िलहाल कौन सा सिस्टम आ गया? 180 आने का मतलब क्या है? यहाँ पे यदि 180 आया है तो इसका क्या मतलब हो जाता है कि ये तो क्वाड्रेंट सिस्टम में चला गया, आपका एंगल ही क्वाड्रेंट सिस्टम में चला गया ना। तो 180 पे नो चेंज, इट मीन्स 10 15। और कौन से क्वाड्रेंट में है? ये थर्ड में 10 क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव साइन के साथ ही 10 15 रहा, बट अभी वैल्यू तो नहीं आई। क्वाड्रेंट सिस्टम अप्लाई करने के बाद भी आपको न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं मिली है, तो यहाँ पे अब 15 को फिर से ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे एंगल्स में? 45 माइनस 30 या फिर 60 माइनस 45, दोनों ऐसे एंगल जिन पे हमें वैल्यूज पता हैं, ठीक है। तो इसको मैंने ब्रेक किया 10 60 माइनस 45 पे, तो वैल्यू क्या आएगी अब? tan A माइनस 10B, tan A माइनस 10B अपॉन में 1 प्लस tan A इंटू 10B। आइडेंटिटी यूज़ कर ली बेटा, tan A माइनस B वाली, tan A माइनस B की आइडेंटिटी यूज़ की मैंने। चलो tan 60 कितना होता है आपका? √3 माइनस tan 45 1, वेरी गुड। तो दिस वैल्यू इज़ √3 माइनस का 1 अपॉन में 1 प्लस tan 60 इज √3 और इंटू में 1, तो ये आ गया फाइनली √3 माइनस 1 अपॉन में √3 प्लस 1। यहाँ छोड़ सकते हो, बट यदि आप रैशनलाइज करना चाहते हो तो रैशनलाइज भी कर सकते हो। √3 माइनस 1 से रैशनलाइज करोगे आप तो नीचे आ जाएगा 2, a² माइनस b², ऊपर हो गया होल स्क्वायर खोलो, a² प्लस b² यानी कि 4 डिवाइड बाई 2 माइनस 2ab वाली टर्म √3 बचेगा। अब ये तो आप कर लोगे यार, और उसको खोलना डिवाइड बाई 2 करना, तो फाइनली जो वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी? 2 माइनस √3। बोलो बच्चों, तो ये आइडेंटिटीज याद भी हो गई हैं आपको। sin A प्लस बी, A माइनस बी, cos A प्लस बी, cos A माइनस बी, tan A प्लस बी और tan A माइनस बी। तो ये बिल्कुल बेसिक आपकी आइडेंटिटीज हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज होंगी पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। क्लियर? ये नहीं कि अभी इस वाली एक्सरसाइज में यूज होगा आगे नहीं होगा, पूरा चलता रहेगा अभी, ठीक है। तो इसलिए इन आइडेंटिटीज़ को पक्के से कर लो याद, ठीक। तो चलो देखते हैं अभी कुछ और क्या हो सकते हैं क्वेश्चंस। और देखो बेटा, जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, ये आप बहुत ही इजी क्वेश्चंस क्यों करा रहे हो? क्योंकि देखो मैथ्स ऐसा नहीं है सब्जेक्ट कि मैं डायरेक्टली टफ क्वेश्चंस के साथ या जो थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है उनके साथ में स्टार्ट कर दूँ। क्योंकि मैथ्स को यदि समझना है तो पहले आपको बेसिक से स्टार्ट करना होगा। तो पहले आप बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, धीरे धीरे फिर हम स्पीड पे आएंगे और अच्छे क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। अच्छे इन द सेंस कि जो थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं जो बच्चों से जनरली हो नहीं पाते हैं सॉल्व, ठीक है। तो पहले ऑब्वियसली आप जो है इन क्वेश्चंस को समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि हम कोई भी चीज़ सीख रहे होते हैं, ठीक है, तो पहले जो हमारी स्पीड होती है वो बिल्कुल स्लो ही होती है। स्लो स्पीड में ही हम चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हैं,
जैसे कि आपने देखा होगा कि कभी हम गाड़ी चलाना सीखते हैं या स्कूटी चलाना सीखते हैं, जैसे आप बच्चे हो तो, या 4 व्हीलर जिसने सीखा होगा, कार वगैरह चलाना सीखे, तो कभी स्पीड में नहीं सीखा होगा कि जो सिखाने वाला है ले भैया 4th गियर में डाला और चलाना सिखा दिया तुम्हें, नहीं, वो पहले आपको 1st और 2nd गियर में ही ज़्यादातर सिखाएगा। ठीक है, यदि स्कूटी की बात आती है वहाँ पे तो चलो खैर स्पीड होती है, गियर नहीं होते हैं, बट यदि आप बाइक या कार की बात कर रहे हैं तो जो सिखाने वाला है वो आपको फर्स्ट सेकंड यहीं पे ज़्यादातर सिखाएगा, क्योंकि ये चीज़ें जैसे ही आपको अच्छे से समझ में आ गई तो फिर आप 3rd और 4th और 5th गियर तो अपने आप भी लगा लोगे। तो वही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है बच्चों। ठीक है, तो आपको मैं 1st और 2nd गियर ही चलाना सिखाऊंगा मैक्सिमम, 3rd गियर पे भी ले जाऊँगा, 4th पे भी ले जाऊँगा। ठीक है, और 5th तो फाइनल आपका ही है। 5th तो फाइनल मेनली आपका ही होता है, जो सीखने वाला है वो खुद लगाता है 5th गियर। क्यों? क्योंकि तब तक वो कॉन्फिडेंस ले लेता है कि यस मुझे अब चलाना आ गया है, मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं। तो अब आप अपना लेवल कितना भी बढ़ाना चाहो वो आपकी अपनी मर्जी है, बट हम अच्छे क्वेश्चंस को नहीं छोड़ेंगे किसी भी हालत में। जो भी आपके पेपर से रिलेटेड है, जो भी ट्रिकी क्वेश्चंस हैं CBSE रिलेटेड, वो सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ बोर्ड पे होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम बेसिक क्वेश्चंस की तरफ और चलते हैं थोड़ा सा। तो क्वेश्चन इज़ कि कुछ इस तरह से दिया हुआ है एक क्वेश्चन आपको कि कॉट अल्फ़ा की वैल्यू है 1/2 एंड सेक बीटा की वैल्यू दी हुई है -5/3। अल्फ़ा बोला हुआ है पाई से 3π/2 के बीच में है, इसका मतलब अल्फ़ा 3rd क्वाड्रेंट में है और बीटा जो है वो 2nd क्वाड्रेंट में दिया हुआ है, π/2 से पाई के बीच में, इनकी 2nd क्वाड्रेंट। फाइंड वैल्यू ऑफ tan अल्फ़ा प्लस बीटा। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? tan अल्फ़ा प्लस बीटा। ओके, तो सी दिस, सबसे पहले हम फॉर्मूला देखते हैं कि tan अल्फ़ा प्लस बीटा निकालने के लिए मुझे कौन कौन सी वैल्यू चाहिए होंगी। तो tan अल्फ़ा प्लस बीटा आइडेंटिटी बन गई बेटा, tan a प्लस बी, तो दिस इज़ tan a प्लस में ये tan b अपॉन में 1 माइनस में ये tan a इंटू में ये tan b। ओके, tan अल्फ़ा, क्या हमें tan अल्फ़ा की वैल्यू पता है? देखो cot अल्फ़ा पता है ना, तो उसका तो रेसिप्रोकल ही हो गया tan अल्फ़ा, तो tan अल्फ़ा तो हो गया 2। क्या हमें tan बीटा पता है? नहीं, 1 माइनस tan अल्फ़ा 2 हो गया। अच्छा, tan बीटा नहीं पता, यहाँ दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो tan बीटा नहीं पता, बट क्या पता है हमें ऑलरेडी? सेक बीटा। सेक बीटा पता है तो tan बीटा निकालना तो कोई मुश्किल बात है ही नहीं। यहाँ पे बीटा एंगल हो गया, ये हो गया हाइपोटेनस और ये हो गया हमारा बेस। जब भी आप ट्रायंगल बना के वैल्यू निकालते हो तो माइनस साइन को इग्नोर कर दो। अभी पहले इस चीज़ को देखो बस। ठीक है, तो ये हाइपोटेनस, ये बेस, तो परपेंडिकुलर आ गया 4। सो देयरफॉर tan बीटा कितना आया बोलो बच्चों? परपेंडिकुलर बाय बेस। बट अब उस माइनस साइन को रोल में ले आओ कि माइनस साइन किसकी वजह से था? जो एंगल आपका बीटा है वो 2nd क्वाड्रेंट में था, 2nd क्वाड्रेंट में होने की वजह से सेक नेगेटिव था। अब tan जो है 2nd क्वाड्रेंट में कैसा होता है? वो भी नेगेटिव होता है, तो इसलिए माइनस। क्यों? क्योंकि बीटा लाइज इन द 2nd क्वाड्रेंट। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे तो आपने बात नहीं बोली tan अल्फ़ा के लिए। अरे बोल दिया मैंने, देखो कैसे। cot अल्फ़ा कितना है? 1/2। तो इसका मतलब ऑब्वियसली यहाँ से दिख रहा है कि अल्फ़ा या तो फर्स्ट में होगा या 3rd में, क्योंकि cot पॉजिटिव फर्स्ट और 3rd में होता है। बट ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। अल्फ़ा जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में दिया हुआ है? 3rd में। 3rd में cot और tan क्या होते हैं? पॉजिटिव। तो इसलिए सीधा सीधा रेसिप्रोकल सोच लो, पॉजिटिव हो गया हो तो। अब इसकी वैल्यू डाल दो बेटा, -4/3 और हेयर ऑल्सो -4/3। तो आई थिंक अब आप कर लोगे इसको। तो दिस इज़ 6 - 4 2/3 और ये कितना हो गया हमारे पास? 3 + 8 11/3, सॉरी 11/3 2/11। तो tan अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 2/11। तो इस तरह से आप बड़े इजीली 3.3 एक्सरसाइज को स्टार्ट कर सकते हो और उसके अप टू क्वेश्चन नंबर 12 तक कर सकते हो बेटा। तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में आगे वाले क्वेश्चंस के लिए और आगे आइडेंटिटीज़ को समझने के लिए। ठीक है बच्चों, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।
और कीप ऑन वॉचिंग आवर मैथ्स आसान है। और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि सर ने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर दिया और 5